हाय, वेलकम टू बायोलॉजी डिक्रिप्टेड। स्वागत है आप सबका बायोलॉजी डिक्रिप्टेड में। और हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री डिक्रिप्टेड के इस सीरीज में ये है लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री फंडामेंटल्स पार्ट 4 के बारे में। और ये है पानी की बातें। दिस इज एज सिंपल एज वाटर। एंड सिर्फ वाटर ही नहीं, हम पीएच और बफर के बारे में भी बातें करेंगे। तो ये जो आपका लेक्चर होने वाला है ये है वाटर, पीएच एंड बफर्स के बारे में। ठीक है, तो वाटर, पीएच, बफर, इन चीजों के बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे। थोड़ी सी बात हम इक्विलिब्रियम के बारे में भी करेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे इस पूरे लेक्चर के दौरान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस चीज को हम जीवन कहते हैं, जल ही जीवन है और जल के वजह से ही जीवन है। तो शुरुआत करते हैं जल ही जीवन से, उसके स्ट्रक्चर से। तो लेट्स टॉक अबाउट वाटर। और क्योंकि हम उसके केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमें वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहिए। वाटर का स्ट्रक्चर होता कैसा है दोस्तों? वाटर का स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं आपको, उसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली बात करूं मैं, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, वाटर के स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। तो वाटर का स्ट्रक्चर उस हिसाब से टेट्राहेड्रल होना चाहिए। सही बात है, वाटर तब तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। चलिए एक बार ऑक्सीजन एटम को बना के देख लेते हैं। ऑक्सीजन को आप यहां बनाइए, उसके बाद इसमें से ऐसे करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाइए, और ये जो दो लोन पेयर्स है, इन लोन पेयर्स को ऐसे बना दीजिए। टेक्निकली ये तो है एक टेट्राहेड्रन का पार्ट, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। इस तरीके से हम HOH बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात। ये जो है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और ऑब्वियसली यहां पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। आप आराम से कह सकते हो कि जो हमारा ऑक्सीजन यहां पे सेंटर में बैठा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बिल्कुल सही बात, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, मगर दो लोन पेयर्स है। यहां पे दो लोन पेयर्स हैं। अब यही sp3 स्ट्रक्चर, ऐसा ही एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वैसे होना चाहिए था sp3 के लिए। क्या होना चाहिए था? ज्योमेट्री, उसकी हम बात करते हैं। देखिए यहां पे है मीथेन, ये है आपका CH4। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा इस तरीके से बना दूं, जब कभी भी ऐसा मैं डार्क टाइप का बॉन्ड बनाऊं, याद रखिएगा मैंने पहले भी बोला था, इस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं वेज, और ये जो है इसे हम कहते हैं डैश। वेज और डैश फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे इन मॉलिक्यूल्स को। तो ये है CH4 यानी मीथेन। और मीथेन के कार्बन को अगर आप देखें तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। ठीक है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो जो एंगल आपको दिखेगा, ठीक है, जो एंगल यहां पे आपको दिखेगा दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, और सिंपली इसे कह दिया जाता है 109.5 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इसमें देखने को मिलता है। इसका जो ज्योमेट्री है यहां पे दैट इज टेट्राहेड्रल। इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसमें पाया जाता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो वाटर में भी है, लेकिन क्या वाटर में भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पाया जाता है? वेल, रियलिटी कुछ और है। लोन पेयर्स को हम जनरली कंसीडर नहीं करते, हम कंसीडर करते हैं बॉन्ड पेयर्स को। तो बॉन्ड पेयर्स को अगर मैं लेते हुए चलूं, अगर मैं यहां पे इस तरीके से इसे हाईलाइट करता हुआ चलूं, तो आप देखोगे कि यार ये तो बस इतना सा पार्ट है, और इतने से पार्ट को हम टेट्राहेड्रल तो कतई नहीं कह सकते। तो ये स्ट्रक्चर है कैसा? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर। सिंपली एक एंगुलर स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रन ये बन नहीं सका क्योंकि यहां पे तो दो लोन पेयर्स पड़े हुए हैं। अगर वो बॉन्ड पेयर्स होते तो कोई बात होता, अगर वो बॉन्ड पेयर्स होते
तो कोई बात होता, बट एज ऑफ नाउ इसे हम टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते। तो स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरीके से बनाएं, जनरली वाटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये है आपका H2O और ऑब्वियसली यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। एंड आपको यहां पे सिंपली पता चल रहा है कि ये भी एक डाइपोल की तरफ बिहेव कर रहा है, ये भी एक डाइपोल की तरफ बिहेव कर रहा है, और एक नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर हम ध्यान से देखें, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, और एक नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा। इस तरीके से यहां पे आपको पोलैरिटी दिखती है वाटर के मॉलिक्यूल में, वाटर के मॉलिक्यूल में आपको पोलैरिटी दिखती है। और बाय द वे टेट्राहेड्रॉन के बारे में भी मैंने बताया था, टेट्राहेड्रॉन जब कभी भी कहा जाए आप ये समझ जाइएगा कि एक्चुअली इस तरीके से चीजें अरेंज्ड हैं कि ये और ये इस तरीके से आपको 4 ट्रायंगुलर फेसेस नजर आते हैं, ये एक पीछे एक और नीचे एक, ये जो है 4 ट्रायंगुलर फेसेस, और इसीलिए इसे टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है। हेड्रॉन का मतलब होता है ट्रायंगुलर फेस। ठीक है, चलिए ये बात तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज समझते हैं यहां पे। अब ये है आपके सामने वाटर का स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा गोल मटोल क्यों है? वेल, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बाहर से आपको दिख रहा है, ये है वैंडरवाल्स एनवेलप। ठीक है, ये वैंडरवाल्स एनवेलप है जो आपको बाहर से दिख रहा है। यहां पे वैंडरवाल्स रेडियस को भी हमने कंसिडर कर रखा है। एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है ये कहीं ना कहीं इस तरीके का दिखता है, जैसा आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाते हो एकदम वैसा नहीं दिखता। रियलिटी में ये जो है गोल मटोल सा इस तरीके का एक कंपाउंड होता है वाटर। अब अगर हम बात करें यहां पे थोड़ा सा डेटा की, तो यहां पे वैंडरवाल्स रेडियस जो आपको यहां पे दिख रहा है, ऑक्सीजन के लिए जो वैंडरवाल रेडियस है, यानी ये वाला जो रेडियस है, ठीक है, इस तरीके से सराउंडिंग पूरे चीज को अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के लिए वैंडरवाल रेडियस का वैल्यू है 1.4 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब आई होप आपको पता होगा 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें यहां पे वैंडरवाल रेडियस हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन का भी वैंडरवाल रेडियस अगर आप ऐसा करके देखें तो ये होता है 1.2 एंगस्ट्रॉम। और ये जो है ओवरऑल ये जो सराउंड कर रहा है, ये पूरा का पूरा है वैंडरवाल्स एनवेलप। ठीक है, ये वैंडरवाल्स एनवेलप है। अब देखिए ध्यान से एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे अगर आप बॉन्ड एंगल देखें, ये बॉन्ड एंगल कितना है? 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। जबकि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आपको पता है यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड तो था ना, एटलीस्ट आपने एक्सपेक्ट तो किया होगा कि 109.5 डिग्री हो, क्योंकि किसी भी टेट्राहेड्रॉन में आपको 109.5 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। वेल, ये जो डिफरेंस है ये क्यों आया? क्यों 109.5 डिग्री ना होके ये एक्चुअली 104.5 डिग्री हो गया? इसका आंसर केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, इसका आंसर आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। और इस चीज का एक्चुअल रीजन है यहां पे प्रेजेंट, जो आपको दिख नहीं रहा है, ये है लोन पेयर रिपल्जन्स। देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग में, वो है VSEPR थ्योरी का। और ये VSEPR होता क्या है? VSEPR को हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी VSEPR थ्योरी। ये जो VSEPR थ्योरी है, ये मुद्दे की बात इतना बताता है, मैं यहां पे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। मुद्दे की बात यह है कि जो लोन पेयर रिपल्जन होता है, रिपल्जन का भी अगर हम ऑर्डर देखें तो लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा एक्सटेंट का होता है। लोन पेयर एक दूसरे को पूरा का पूरा रिपेल कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। फिर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, एंड सबसे कम जो है रिलेटिवली जो रिपल्शन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर में। तो लोन पेयर रिपल्शन इज द मैक्सिमम, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और फाइनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इस तरीके से जो है रिपल्शन का ऑर्डर रहता है।
अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे बॉन्ड पेयर थे, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे सारे ही तो बॉन्ड पेयर्स थे। ये बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं रहा होगा, लेकिन यहां पे अगर आप देखें हो क्या रहा है, इधर लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, फिर यहां जो है लोन पेयर है, यहां बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और यहां पे भी कुछ अमाउंट में रिपल्शन हो रहा है, बट ये जो रिपल्शन है ये ज्यादा डोमिनेट कर जा रहा है, और इसके वजह से जो ओवरऑल जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री ना होके 104.5 डिग्री हो जा रहा है, यानी बॉन्ड एंगल रिलेटिवली थोड़ा कम हो जा रहा है एज कंपेयर टू द आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। और इसीलिए जो है इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं प्योरली टेट्राहेड्रल तो है नहीं, ठीक है, ऑल्दो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट इसमें टेट्राहेड्रल जैसा कुछ नहीं होता, ये जो है एक एंगुलर या फिर बेंट स्ट्रक्चर अज्यूम करता है। ये है सब कुछ वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आते हैं वाटर के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जो है उसका आयनिक कैरेक्टर। देखिए ध्यान से समझिए, यहां पे जो HOH का स्ट्रक्चर है, यहां पे अगर हम बात करें, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल जस्ट अ मोमेंट, हाँ ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। बॉन्ड जो है ऑलरेडी पोलर है, यहां पे एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई होता है, इसीलिए जो है ये पोलराइज्ड हो जाता है बॉन्ड। और अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 33% आयनिक कैरेक्टर होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी इतना पोलराइज हो चुका है कि इसमें लगभग 33% आयनिक कैरेक्टर है। और डाइपोल मोमेंट कितना होता है वाटर जो है ऑब्वियसली आप जानते हो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इस तरफ से आप ऐसे बनाओगे, इस तरफ से आप ऐसे बनाओगे, दोनों को अगर आप यहां पे एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे इस तरीके से, दोनों को इस तरीके से एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे, तो जो डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, और ये जो होगा कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये जो वाटर का नेट डाइपोल मोमेंट होता है ना, यानी जो म्यू का वैल्यू होता है, दैट इज इक्वल टू 1.85 डिबाई, ठीक है, 1.85 डिबाई इसका वैल्यू होता है। और इसी से आपको पता चलता है कि वाटर जो है, वाटर इज हाईली पोलर। और क्योंकि वाटर हाईली पोलर है तो ऑब्वियसली आपको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये आपको पता होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसी हिसाब से, इसी इंपॉर्टेंट लॉजिक के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सारे पोलर या फिर आयनिक कंपाउंड्स will readily dissolve in water। ये बड़े आसान से, बड़े आराम से, बड़े आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और लिविंग सिस्टम्स के लिए इसीलिए वाटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाटर जो है लिविंग सिस्टम्स के लिए इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट के साथ साथ, वाटर के पास एक और खासियत होती है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये अप्रोक्सीमेटली 78.5 होता है, कुछ बुक्स में इसे अप्रोक्सीमेटली 80 मान के चला जाता है। तो ये जो वैल्यू है ये काफी ज्यादा है, नॉर्मल सॉल्वेंट्स के लिए ये काफी ज्यादा है, इससे ज्यादा हो सकता है बट वो सॉल्वेंट्स यूजुअली आपको वो मिलते नहीं है। और एक्वस, अगर लिविंग सिस्टम्स की बात करें तो एक्वस सिस्टम्स होते हैं सारे, और वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज वाटर के बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो कि इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट का टैग देते हैं। अब अगर हम बात करें वाटर के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे वाटर के कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मतलब क्या वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाता है, वाटर द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है लिविंग सिस्टम्स के लिए, क्योंकि सारे मीडियम जो है ये एक्वस मीडियम होते हैं। क्यों?
क्यों, ऐसा क्या है वाटर में? देखिए, वाटर के पास एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वैसे तो। अगर हम बात करें बाकी बाकी सॉल्वेंट्स वगैरह के कंपैरिजन में, हाई मतलब आपको लगेगा कि ये उतना ज्यादा हाई नहीं, लेकिन स्टिल जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस इसी टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, रिलेटिवली हाई है ये। बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स आपको मिलेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो माइनस में होता है, उन सबके कंपैरिजन में तो ढेर अच्छा है, उन सबके कंपैरिजन में तो ढेर अच्छा है। अब अगर हम बात करें, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसे आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। दिस इज 273 केल्विन, दिस इज 373 केल्विन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसके साथ साथ और क्या क्या है, इसमें अच्छा खासा हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें अच्छा खासा सरफेस टेंशन भी पाया जाता है। सरफेस टेंशन मतलब लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया को अज्यूम करने की टेंडेंसी, और इसीलिए जो है हमेशा एक सरफेस टेंशन बना रहता है। जब भी कभी डिटर्जेंट या शैम्पू, जब भी आप नहाते वगैरह हो, तब भी अगर आप देखोगे फ्लोर पे पानी रहता है, और फ्लोर पे अगर थोड़ा सा एक बूंद भी अगर सोप गिर जाए तो क्या होता है, वाटर का सरफेस टेंशन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। ये चीज आपने कॉमनली देखा होगा, वाटर का अपना एक सरफेस टेंशन होता है। जब भी थिन फिल्म ऑफ वाटर होता है तब भी इस तरीके के ये अपने प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो वाटर के पास ये बड़े गजब के प्रॉपर्टीज है यार। वाटर का अगर आप एक बार मॉलिक्यूलर वेट देखो, वाटर का जो मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट आप कहो, ये होता है 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल, एक मोल यानी 6.02 10 to the power वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट सिर्फ और सिर्फ 18 ग्राम होता है। इतने सारे मॉलिक्यूल्स का वेट सिर्फ 18 ग्राम, मतलब इसका वजन वैसा कुछ है ही नहीं। तो इतना कम मॉलिक्यूलर वेट के साथ वो इतने जादुई प्रॉपर्टीज कैसे शो कर रहा है, ताजुब होने वाली बात है। वेल, ये कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग पैटर्न का गेम है। वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को सिर्फ फॉर्म ही नहीं करता, ये सारे प्रॉपर्टीज बड़े ही एनोमैलस है। ये प्रॉपर्टीज जो है वैसे आप किसी के लिए एक्सपेक्ट नहीं करोगे, है ना। अब ऑब्वियसली कोई आयनिक कंपाउंड या मेटालिक कंपाउंड जो है ये सब जादुई चीजें शो कर सकता है, वाटर के पास तो ये सब है ही नहीं। फिर कैसे ये होता है, क्योंकि उसमें आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। आपको H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में, H2O के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर आप बनाओगे तो इनके बीच में आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो सारे जादुई प्रॉपर्टीज है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही देन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही ये जादुई प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं वाटर को मिलते हैं, और वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की किस तरीके से होता है, अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो आप ऐसा कह सकते हो कि वाटर जो है इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर इसके लोन पेयर्स हैं, इस तरीके से लोन पेयर्स हैं, यहाँ एक और हाइड्रोजन है, इस तरीके से हाइड्रोजन है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, उसका ऑक्सीजन इस तरीके से है, उसका लोन पेयर इस तरीके से डायरेक्टेड है, उसका लोन पेयर इस तरीके से डायरेक्टेड है, यहाँ पे जो है इस तरीके से हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये वाला जो है ये डोनर है, ये आपका एक्सेप्टर है, एंड ऑब्वियसली मॉलिक्यूल सारे एक ही टाइप के हैं, है तो वाटर ही। इनके बीच में बन जाता है, इनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर दूं, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। एंड अगर हम देखें, वाटर जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने लगते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस तरीके से बनने लगते हैं। और कहीं ना कहीं इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है क्यों? इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रॉपर्टी की वजह से। क्यों आइस फ्लोट करता है वाटर के ऊपर? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां केज लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इतना इंटेंसिव, इतना ऑर्डर्ड, स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना कि आइस में आपको केज लाइक स्ट्रक्चर्स, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स नजर आते हैं, और वहां हवा रहता है, और इसीलिए जो है वो डेंसिटी में वाटर से कम होता है। तो ये सारी जादुई प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से आती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक और बात, वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा? अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल को देखो, तो कहीं ना कहीं ये टेट्राहेड्रल तरीके से आप इसे अरेंज तो कर सकते हो ना। देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए। यहां पे अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस तरीके से आप इसको लिख रहे हो HOH, आपने HOH लिखा। अब यहां पे क्या होगा, आप ऐसा कर सकते हो कि इस तरीके से यहां पे ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। यहां पे इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल आ सकता है। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन है, ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इस तरीके से उसने एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे फॉर्म किया। यहां पे HOH इस तरीके से है। फिर ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर्स है ना, ये एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है कुछ इस तरीके से। यहां पे HOH इस तरीके से। ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी तो किसी के ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरीके से यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन H। इस तरीके से हर हाइड्रोजन, हर हर वाटर मॉलिक्यूल, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो एक एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक एक वाटर मॉलिक्यूल ओवरऑल ऐसे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक और ये एक, टोटल जो है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें एक जनरल तरीके से, जनरल तरीके से आइस की, आइस में इसी तरीके का एक ऑर्डर्ड लैटिस होता है। हर हर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां हम कह सकते हैं कि ईच H2O मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इस तरीके से हर हर वाटर मॉलिक्यूल इसी तरीके से एंगेज्ड होगा। मैंने सारा नहीं बनाया, मैंने सिर्फ यहां पे आइस का केस बताया किस तरीके से होता है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको ऑन एन एवरेज पर वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, और इस तरीके से जो है एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर। अगर आप देखो, बहुत ही ऑर्डर्ड तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है एक पूरा का पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। इस तरीके से पूरे के पूरे टेट्राहेड्रल पैटर्न्स में बड़ा ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, बड़ा ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसे ही हम कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम बात करें लिक्विड वाटर की, अब ये तो हो गया सॉलिड वाटर, जहां वाटर जो है ये सॉलिड है। अगर हम बात करें वाटर एज अ लिक्विड की, यानी वाटर वाटर के फॉर्म, तो वाटर वाटर के फॉर्म में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक्सटेंट होती है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये उतना ज्यादा नहीं होता। अगर आप देखोगे सर्वे करके, तो हर 10 मॉलिक्यूल्स के लिए आपको 34 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने मिलेंगे। यानी ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अप्रोक्सीमेटली 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर H2O मॉलिक्यूल। अब इसे गलत ना समझें आप प्लीज, ये जो है एक H2O मॉलिक्यूल 3.5 या फिर 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ये एक एवरेज डेटा पे बेस्ड है कि 10, अगर आप देखोगे तो 10 में से 10 मॉलिक्यूल्स जो है 34 के आसपास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं ऑन एन एवरेज पर मॉलिक्यूल। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो यूनिटरी मेथड से, और इस तरीके से ये वैल्यू जो है 3.4 आता है। और आप कह सकते हो कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आइस विल बी लेस देन वाटर लिक्विड। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो है आइस विल फ्लोट ऑन वाटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, आइस जो है इसीलिए फ्लोट करता है वाटर के
ऊपर। ये था ओवरऑल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, ये था ओवरऑल वाटर के बारे में, किस तरीके से वाटर अरेंज्ड है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ जो है डिस्कशन वाटर के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बारे में हो गया। ठीक है, एक और बात, एक और छोटा सा बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो है इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, जो कि आपको पता ही है कि अप्रोक्सीमेटली ये 80 माना जाता है, बट एक्यूरेट वैल्यू की अगर हम बात करें तो दैट इज 78.5। 78.5 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये मीडियम के लिए होता है और दो चार्जेस अगर प्रेजेंट हो, क्योंकि आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था कहां पे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था आपका फोर्स। ये किस चीज का फोर्स था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस में फोर्स हम इस तरीके से मेजर करते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस कैपेसिटी को हम कहते हैं जिससे कि इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में जो ये फोर्स है ना, इस फोर्स को वो न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, इसी फोर्स को न्यूट्रलाइज करने की मतलब टू न्यूट्रलाइज द फोर्स बिटवीन चार्जेस, इसी कैपेसिटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही चीज तो मेजर करता है। तो जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो उतना अच्छा सॉल्वेशन करा पाएगा। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना बेटर सॉल्वेशन, उतना बेटर सॉल्वेशन करा पाएगा। और इस तरीके से वो क्या कर पाएगा, जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें Na+Cl-, तो मैंने बताया था पहले ही क्लास में सॉल्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, ये क्या करेगा, इसके अराउंड एक सॉल्वेशन स्फीयर क्रिएट करेगा, इसके अराउंड सॉल्वेशन स्फीयर क्रिएट करेगा और दोनों को अलग अलग कर देगा, सॉल्वेशन करा के दोनों को अलग अलग करा देगा। इसी को हम सॉल्वेशन, और जब पानी होता है तो इसी चीज को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और जो ये बॉन्ड होता है, ये जो फोर्स होता है, इसको इसको कहीं ना कहीं का मतलब इसका जितना बॉन्ड एनर्जी होता है, इतना बॉन्ड एनर्जी वो कैसे देता है, क्योंकि वो इंटरैक्ट करता है, वो इंटरेक्शंस फॉर्म करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली चार्जेस के साथ इंटरेक्शंस फॉर्म करते हैं और इस तरीके से उसका सॉल्वेशन करा देते हैं, दोनों आयंस को अलग अलग करा देते हैं और इस तरीके से ये सॉल्वेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेशन है इनको क्रिस्टलाइन लैटिस में बने नहीं रहने देता, इनको अलग अलग कर देता है और सॉल्वेट कर देता है, हाइड्रेशन हो जाता है इनका। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, बेसिक ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा इक्विलिब्रियम के बारे में, मैं बस आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मान लीजिए अगर आपके पास ए है, ए आपका रिएक्टेंट है और ए से यहां पे बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है। अब ये जो है आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट। अब यहां पे अगर आप देखें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, और ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाए। बिल्कुल सही बात। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होगा, ये जो है रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा होगा और ये इस तरीके से रिएक्शन बैकवर्ड भी चल रहा होगा। तो ये जो है इसका कुछ रेट होगा, इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब ऐसा एक समय आएगा जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, बैकवर्ड भी चल रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक ऐसा समय आएगा जब दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे। यस, इसी चीज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। At equilibrium, rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. अब अगर हम बात करें रेट के बारे में, रेट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, रेट जो है वो सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए है रिएक्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बी है रिएक्टेंट।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये किसी रेट, ये जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए के पावर समथिंग एन, ऐसा आप मान के चलिए। वेल, अगर हम यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटा दें तो यहां पे आर एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू ए, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और ये जो है ये कांस्टेंट है, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। और बिल्कुल इसी तरीके से हम कह सकते हैं आर बी इज प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर एन, और यहां से हम ला सकते हैं आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू बी, ये आप लिख सकते हो। और ऑब्वियसली ये जो के बी है इसे आप कहोगे बैकवर्ड या फिर रिवर्स रेट कांस्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अब क्या है, इक्विलिब्रियम पे आर एफ आर बी के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम पे आर एफ आर बी के बराबर होगा। अब यहां पे अगर हम दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करें, बस ये जो एक्सपैंड किया है हमने, ये 1 और 2, अब 1 और 2 को यहां पे बैठाइए, 1 और 2 को यहां पे बैठाइए। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि के एफ इंटू ए, के एफ इंटू ए, मान लीजिए यहां पे ये इसके पावर 1 से ही वैरी कर रहा है, मान लीजिए पावर 1 पे ही वैरी कर रहा है, उससे ज्यादा हम अभी कुछ देख नहीं रहे। तो यहां पे इसे हम कह सकते हैं के बी बी, के बी बी, इस तरीके से आप कह सकते हो। अब देखिए, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, अगर हम इसको इधर लेके आ जाए, ऑब्वियसली डिवाइड करते हुए, और इसे इधर लेके आ जाए, दोनों ही कांस्टेंट से, ध्यान दीजिएगा, के एफ और के बी को अगर हम के एफ बाई के बी लिख दें, और यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए, इस तरीके से लिखा रहा है, तो ये जो दो कांस्टेंट्स हैं, इन दोनों कांस्टेंट्स को मर्ज करते हुए एक नया कांस्टेंट बनाया जा सकता है, और इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर के ई क्यू, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर के ई क्यू। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइंड होता है, पर रिएक्शन के लिए आप इस तरीके से, ये जो तरीका है इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हो, इस तरीके से आपने लिखा है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहां पे एक्सप्रेस किया। अब बड़ी मजेदार बात है, पूरे रिएक्शन के दौरान, क्योंकि ये रिएक्शन जो है इस तरीके से हम अब यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है इक्विलिब्रियम का एरो है, इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो क्या रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे आप इस तरीके से कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यहां पे बता सकते हो, किसी भी पॉइंट पे, इस पूरे रिएक्शन के दौरान कभी भी, किसी भी पॉइंट पे, और किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसे मेजर करें तो हम उसे कहते हैं क्यू। क्यू को कहा जाता है रिएक्शन कोशिएंट, ये है आपका रिएक्शन कोशिएंट। और रिएक्शन कोशिएंट स्पेसिफिकली इक्विलिब्रियम पे जब हो, एट इक्विलिब्रियम हम ये कहेंगे कि Q विल बी इक्वल टू के ई क्यू। तो Q का ही एक स्पेशल रूप है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन कोशिएंट हम उस पूरे इक्विलिब्रियम के किसी भी पॉइंट पे, उस रिएक्शन के किसी भी पॉइंट पे हम उसे मेजर कर सकते हैं। के ई क्यू जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ वो होता है इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड, बाकी टाइम रिएक्शन कोशिएंट। अब यहां पे हम बात करेंगे ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम लिखना चाहें, के ई क्यू किसके बराबर होगा, के ई क्यू को अगर हम यहां पे लिखना चाहें, हम लिख सकते हैं कि भाई अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा रिएक्शन है तो अगर हम ऐसा लिखें 2A गिव्स यू B प्लस C, अगर ऐसा केस रहा तो इसके लिए हम के ई क्यू कैसे लिखेंगे, ये देखिए, यहां पे के ई क्यू को हम ऐसे लिखेंगे B C, यानी प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन का भी प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, और यहां पे रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन A,
और ये जो आपका 2 रहेगा ना, ये अब जो है पावर बन जाएगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा पावर बन जाता है एक्सप्रेशन में। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन करना अब समझ में आ गया, किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो जनरल केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये सेम तरीका होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में भी। जब भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, वहां पे भी हम इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को लिखते हैं, इसी तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे मान लीजिए कोई और इक्वेशन रहा, कोई आयंस इन्वॉल्व्ड है, तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, अभी तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की, लेकिन इसके बियॉन्ड, क्योंकि हम पीएच, बफर, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वी विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां से हम प्रोसीड करेंगे टू आयनिक इक्विलिब्रियम। बट ये बेसिक फंडा वही का वही रहेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की, और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पीएच और बफर्स वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि हमने वाटर से ही किया है, शुरुआत तो हमने वाटर से ही किया है, तो वाटर पे ही बात करते हैं। ठीक है, वाटर पे ही बात करते हैं। तो वाटर एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। भाई एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? ऐसा कुछ जो एसिड की तरह भी काम करे और बेस की तरह भी, यानी इट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। सिचुएशन की बात है, वाटर एसिड और बेस दोनों ही तरीके से बिहेव कर सकता है। अब बात क्या है ना, वाटर वैसे तो एम्फोटेरिक है और न्यूट्रल भी है। वैसे वाटर न्यूट्रल है, लेकिन वो एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों ही तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये यहां पे, अब ये आप किस बेसिस पे कहते हो? एम्फोटेरिक एक और चीज है, एम्फोटेरिक मतलब एसिड बेस की तरह बिहेव कर सकता है। इसके साथ साथ एक और टर्म हम कहते हैं वाटर के लिए, एम्फीप्रोटिक। अब भाई एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या? प्रोटिक वर्ड का मतलब होता है H प्लस आयंस, या फिर प्रोटॉन्स। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं, ये या तो H प्लस डोनर हो सकता है, और H प्लस डोनर को भी हम क्या कहते हैं? एसिड। और ये H प्लस एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है, H प्लस एक्सेप्टर यानी बेस। तो ये जो है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये चीज हम कहते हैं, ये जो है दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस। एसिड और बेस का जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट होता है, इसके हिसाब से। और अगर हम नॉर्मली बात करें जो आपका अरहेनियस कॉन्सेप्ट होता है, उस हिसाब से तो H प्लस जो है H प्लस एसिड्स देते हैं, और बेसिस जो हैं वो OH माइनस आयंस देते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है ल्यूइस कॉन्सेप्ट, जो कि लोन पेयर के टर्म्स में बात करता है। अगर लोन पेयर्स को डोनेट किया जा रहा है, लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे बेस, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे एसिड। यही 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं एसिड्स और बेसिस के। अब वाटर के बारे में बात करते हैं, वाटर के आयनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला वाटर जो है एम्फीप्रोटिक है, एम्फोटेरिक है, तो इसका आयनाइजेशन बड़ा मस्त होता है। चलिए देखते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर। देखिए, अगर वाटर के आयनाइजेशन को हम स्टडी करें तो होता क्या है, वाटर वैसे तो वाटर H2O जो होता है, ये इस तरीके से बढ़ जाता है H प्लस प्लस OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। तो आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि ये H प्लस आयन भी दे सकता है, OH माइनस आयन भी दे सकता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बड़ा खास चीज होता है, वाटर का आयनाइजेशन ऐसा वैसा आयनाइजेशन नहीं है, ये सेल्फ आयनाइजेशन है। सेल्फ आयनाइजेशन, या फिर इसे कुछ लोग ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं। खुद ही खुद को आयनाइज कराता रहता है। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, एक H2O आएगा, एक और H2O आएगा, उसमें से एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा, और यहां पे हो क्या जाएगा, इस तरीके से अगर हम यहां पे इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें,
यहां पे एक हर एसिड का, यहां पे आप देख सकते हो ये एसिड जो है H प्लस लूज कर देगा। H प्लस लूज करने के बाद जो बचेगा, H प्लस लूज करने के बाद जो बचेगा वो है OH माइनस। इसे हम कहते हैं हर एसिड का अपना कॉन्जुगेट बेस होता है और कॉन्जुगेट एसिड भी होता है। तो यहां पे क्या होता है, ये है आपका कॉन्जुगेट बेस, ये है कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, हर एसिड का अपना कॉन्जुगेट बेस होता है और उसका कॉन्जुगेट एसिड भी होता है। क्या होता है यहां पे, कॉन्जुगेट एसिड जो है वो एक्चुअली H प्लस था। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाटर मॉलिक्यूल बेस की तरह काम कर रहा है, यानी यहां पे H2O जो है ये इसके पास लोन पेयर्स है। अब ये क्या करेगा, इस लोन पेयर से इस H प्लस को उठा लेगा और इसके वजह से जो बनेगा उसे हम कहते हैं HOH। इस तरीके से 3 H जुड़ जाते हैं और ये प्लस होता है, इसे हम H3O प्लस भी कहते हैं। और दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा कि H प्लस आयंस कभी अकेले नहीं रहते, H प्लस आयंस जो है हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो है यही है आपका हाइड्रोनियम आयन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो है मैंने आपको इसके पीछे का स्टोरी बता दिया, ओवरऑल यही होता है। और यहां पे जो बनता है वो है H3O प्लस। H3O प्लस जो है इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस पर्टिकुलर बेस। इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है। इस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड और बेस के पेयर में वाटर जो है आयनाइज हो जाता है। इसी तरीके से हम एसिड्स का डिसोसिएशन अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरीके से अगर हम देखें प्योर वाटर के केस में, प्योर वाटर के केस में ये जो अगर आप देखें यहाँ पे H3O प्लस का कंसेंट्रेशन होता है ना, H प्लस कंसेंट्रेशन या फिर H3O प्लस कंसेंट्रेशन, मैंने बोला अभी कि H प्लस आयंस कभी भी फ्री नहीं रहते। H प्लस आयंस जो है वो H3O प्लस के फॉर्म में ही रहते हैं, इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। H प्लस आयंस जब भी फ्री रहेंगे तो उसको इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स उठा लेते हैं और इस तरीके से H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि H प्लस आयन का जितना कंसेंट्रेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू द H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन। इस तरीके से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और ये जो है इसे पाया गया है कि भाई ये वैल्यू 10⁻⁻7 मोलर होता है, ठीक है, 10⁻⁻7 मोलर होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो बाकी OH माइनस आयंस होते हैं इनका भी कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर होता है। इस तरीके से इनका मोलैरिटी पाया गया है। और ये जो है ये सब कुछ मेजरमेंट वगैरह कैसे किया जा सकता है, आयंस का कंडक्टिविटी मेजर करके, ठीक है। तो आयनिक कंडक्टिविटी आप मेजर कर सकते हो और इस तरीके से ये सब जो है हमें मिलता है। ओवरऑल अभी हमें बस पता रहना चाहिए कि 10⁻⁻7 मोलर होता है, ठीक है। अब यहां पे इस चीज को, इस इक्विलिब्रियम को भी तो हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। और एक चीज समझिए, वाटर भले यहां पे आयनाइज कर रहा हो लेकिन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी तो मैटर करता है। क्या पूरा का पूरा वाटर ऐसा आयनाइज कर जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। आयनाइज करेगा मगर बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक नहीं करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हेविली आयनाइज नहीं होगा। तो यहां पे हम थोड़ा आगे बढ़ के इस चीज इस पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम लिखना चाहें तो KEQ विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि दोनों ही वाटर वाटर थे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि H3O प्लस, इधर आप लिख सकते हो OH माइनस डिवाइडेड बाई H2O का कंसेंट्रेशन। इस तरीके से वाटर जो है, अगर आप सिंपली वाटर को आयनाइज करा रहे हो वाटर के ही प्रेजेंस में, आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसे लिख सकते हो। अब क्या है, वाटर यहाँ पे आयनाइजेशन वैसे तो बहुत ही कम हो रहा है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, KEQ इज इक्वल टू H प्लस, H3O प्लस की जगह पे अगर आप H प्लस भी लिखो तो भी चलेगा, बट एक्यूरेट होता है H3O प्लस। तो इस तरीके से H प्लस OH माइनस, यहाँ पे अगर आप लिखोगे H2O, ठीक है। अब क्या करना है, इसे इधर लेके जाना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो KEQ इनटू H2O का कंसेंट्रेशन, इस तरीके से अगर आप इसे H2O से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेफिनेटली यहाँ पे H2O अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो तो इसे आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो, ये जो कंसेंट्रेशन है, क्योंकि वाटर का कंसेंट्रेशन ह्यूज है, वाटर का कंसेंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा है, तो आप इसे लगभग कांस्टेंट मान सकते हो, इसे कांस्टेंट मान सकते हो। ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये तो बहुत ज्यादा है ही नहीं।
तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और बाकी जो यहां पे बचा हुआ है H प्लस और यहां पे OH माइनस इस तरीके से बचा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, H प्लस और OH माइनस का ये प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट है। और इधर आपको जो मिला, समझिए इसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन जो है, अगर आप अल्फा यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात करो तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत ही कम है वाटर के लिए, कुछ ज्यादा नहीं है, भले ऑटो आयनाइजेबल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो इसलिए आप कंसिडर कर सकते हो कि ये जो वाटर का कंसेंट्रेशन है ना, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी है तो इसका एक वैल्यू होता है, ये चीज समझिएगा, इसका एक वैल्यू होता है जिसे आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। कैसे कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हो, यहां पे आप क्या करोगे, अगर हम बात करें कि 1 लीटर वाटर में, या फिर आप कह सकते हो कि लगभग 1000 ग्राम वाटर में, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, इस तरीके से 1 ग्राम पर सीसी होता है ये डेंसिटी। और अगर हम बात करें 1000 kg/m³, इस तरीके से हम इसे मेजर करते हैं, ये सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसे, जैसे आपका गिवन गिवन मास है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहें, और उसके बाद तो हम मोलैरिटी आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा यहाँ पे, 1000 ग्राम इन 1 लीटर, ऑब्वियसली इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितना है, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। इसको अगर आप एक्चुअली फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू आप सीधा सीधी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको वैल्यू मिलेगा 55.5 मोलर। क्योंकि 1 लीटर की बात कर रहे हैं ना, तो 1 लीटर में ऑब्वियसली मोलैरिटी की बात करेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें फाइंड करना होता तो 55.5, फिर यहां से आप सिंपली मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर/1 लीटर है, ये जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, तो इसलिए जो है आप फाइनली क्या फाइंड कर सकते हो, 55.5 मोलर, ये जो है आपका मोलैरिटी है, ये कंसेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है 55.5 मोलर हमें यहां से मिलता है, और इसे हम कह सकते हैं ये है आपका 55.5 मोलर। इस तरीके से आपका वाटर का जो है कंसेंट्रेशन हमें मिल जाता है, जो कि प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है यहां पे। अब इसे हम कहते हैं, यहां से जो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है, इसे हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और बेसिकली ये जो दो कांस्टेंट्स हैं, इन दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट हमें मिलता है, जिसे हम कहते हैं KW, एंड KW ही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। ये है आपका KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये कुछ नहीं, KW को अगर हम थोड़ा ध्यान से लिखना चाहें तो KW इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। इस तरीके से हम KW को फाइंड करते हैं, इस तरीके से KW आपका कैलकुलेट होता है। अब यहां पे बहुत जरूरी बात, KW को यहां पे प्रैक्टिकली भी मेजर किया जा सकता है, KW को यहां पे प्रैक्टिकली मेजर किया जा सकता है। ये कितना होता है, ये अगर यहाँ पे हम आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो आयनिक प्रोडक्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ओवरऑल, इसका भी एक वैल्यू होता है, इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोलर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट किया जा सकता है, दोनों को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 55.5 मोलर और 1.8 इंटू 10⁻⁻16 को, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलता है आयनिक प्रोडक्ट का यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्टली इधर से भी कर सकते हो, सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो। इसका आपको कंसेंट्रेशन पता था 10⁻⁻7 मोलर, इसका भी आपको कंसेंट्रेशन पता था 10⁻⁻7 मोलर। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो वैल्यू मिलता है ये फिक्स्ड होता है, ये 1 इंटू 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर वैल्यू फिक्स्ड होता है। और इस तरीके से हम इसे वाटर के लिए लिख सकते हैं KW का वैल्यू, ये है आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यहां से एक बहुत जरूरी बात शुरू हो जाता है, वो ये है कि ये दोनों के लिए जो वैल्यूज है, H प्लस आयन के लिए कंसेंट्रेशन का वैल्यू और OH माइनस के लिए कंसेंट्रेशन का वैल्यू जो है वो 10⁻⁻7 मोलर ही होता है, 10⁻⁻7 मोलर ही होता है। अब अगर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर्ड है, अगर इससे
ज्यादा हो गया, अगर इससे कम हो गया, यानी अगर हम कहें 10⁻⁻7 मोलर से फॉर एग्जांपल ज्यादा हो गया, इस तरीके से अगर हम देखें, ये अगर ग्रेटर देन 10⁻⁷ मोलर है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे बेसिक। 10⁻⁷ मोलर पे इसे हम कहेंगे न्यूट्रल, और अगर ये लेस देन 10⁻⁷ मोलर हो गया तो इसे हम कहेंगे एसिडिक, तो हम इसे कहेंगे एसिडिक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें, किसी भी सॉल्यूशन को हम एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कह सकते हैं इस बेसिस पे, इस बेसिस पे। ठीक है, तो यही जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, इसी से एक स्केल आया जिसे हमने पावर ऑफ एच या फिर पोटेंस ऑफ एच कहा, जर्मन वर्ड था पोटेंस, इसी से जो टर्म आया वो था पीएच। पीएच, तो किसी भी चीज को अगर हम यहां पे इस तरीके से कंसेंट्रेशन है, ये तो वेरी करता रहेगा, इसका अगर हम नेगेटिव लॉग लें, फॉर एग्जांपल अगर हम नेगेटिव लॉग लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, तो उसे हम कहते हैं पीएच। और इस तरीके से अगर हम मेजर करने की कोशिश करें नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7 मोलर, इसके लिए अगर हम मेजर करना चाहें, तो ओवरऑल आप 10⁻⁷ मोलर कंसेंट्रेशन जो है इसके लिए मेजर करना चाह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस्ड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 7। ये है आपका न्यूट्रल पीएच। यहां पे अगर 10⁻⁷ से 10⁻⁷ से कम है, यानी अगर पीएच जो है, अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक, और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो ये बेसिक, और अगर पीएच 7 के बराबर है तो न्यूट्रल। अगर पीएच 7 के बराबर है तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रल। इस तरीके से हम पीएच को फाइंड करते हैं। ठीक है, किस तरीके से कौन से सॉल्यूशंस एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं, और ओवरऑल जो है यहाँ पे इस तरीके से हम पीएच स्केल को डिफाइन करते हैं। यहाँ 7 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 14 होता है। और 14 क्यों, क्योंकि 14 अगर आप देखोगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में मैक्सिमम जो है कितना हो सकता है, यहाँ या तो 0 हो सकता है, और मैक्सिमम यहाँ पे अगर आप देखोगे पी के डब्ल्यू अगर आप फाइंड करोगे, पी के डब्ल्यू किस तरीके से फाइंड करोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 का नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14, एंड फाइनली आपको जो रेंज मिलता है मैक्सिमम अपर लिमिट दैट इज 14 जो है, इस तरीके से आपको रेंज मिलता है अपर लिमिट, दैट इज 0 to 14 के बीच में आपका पीएच स्केल एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर 7 तक जाना है तो यहाँ पे H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इधर इस तरफ अगर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली ये जो है आपका सबसे ज्यादा एसिडिक एंड, ये आपका सबसे ज्यादा बेसिक एंड, और यहाँ अगर आप देखोगे दिस इज योर न्यूट्रल पार्ट, यहाँ आपको न्यूट्रल सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इस तरीके से अगर आप OH माइनस आयंस के कंसेंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हो तो इस तरीके से ये बेसिक बनता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया किस तरीके से पीएच कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको H प्लस आयन कंसेंट्रेशन गिवन हो, अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन गिवन हो तो आप पीएच कैसे फाइंड करोगे, ऑब्वियसली आप क्या करोगे 10⁻⁻ pH, इसको इस तरीके से मेजर करोगे, दिस विल गिव यू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली उसका एंटी लॉग ले सकते हो। जिस तरीके से लॉग आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इस तरीके से एंटी लॉग ले सकते हो और आपको वैल्यू मिल जाएगा पीएच का। अगर मतलब पीएच अगर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पीएच दिया हुआ है, जस्ट अ मोमेंट, अगर आपको ये वाला केस तो है H प्लस आयन गिवन है, पीएच फाइंड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस कर लोगे। मैंने ऑपोजिट कह दिया गलती से। ओवरऑल यहाँ पे अगर आपको पीएच गिवन है और आपको अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बताना है तो उस केस में आप क्या करोगे, आप लिखोगे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। इस तरीके से आप pH फाइंड कर सकते हो बेसिकली एंटी लॉग लेके। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट pH का। इस तरीके से आप अलग अलग pH को कंसिडर कर सकते हो, अलग अलग pH को इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, एसिड्स के बारे में। एसिड अगर है, फॉर एग्जांपल एसिड के डिसोसिएशन के बारे में, मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे HCl है, HCl जो है यहाँ पे डिसोशिएट कर रहा है, HCl वाटर के प्रेजेंस में इस तरीके से इक्विलिब्रियम में डिसोशिएट कर रहा है, Cl माइनस जो है
ये आपको अब पता है कि ये कॉन्जुगेट बेस है, ये आपका एसिड है, ठीक है। वाटर यहाँ पे एज अ बेस काम कर रहा है, वाटर दोनों ही तरीके से काम कर सकता है। ये इसका कॉन्जुगेट बेस, अब ये जो है H प्लस को उठा लिया है वाटर, और इस तरीके से ये H3O प्लस बन चुका है, H3O प्लस बन चुका है। ये जो है कॉन्जुगेट एसिड है। आई होप आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली ये जो HCl है, HCl वगैरह स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स का एग्जांपल, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल तो HCl है, H2SO4 है। वैसे ही वीक एसिड्स के एग्जांपल में आपको CH3COOH मिल जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड, H2CO3 एक्सेट्रा। ये सब जो है इनका जो, अगर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करें यहाँ पे, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा का वैल्यू रिलेटिवली काफी कम होता है, काफी कम होता है। यहीं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो ये लगभग ये जो है 1 के आसपास होता है, यानी 100%, ऑलमोस्ट नियर टू 100% आयनाइजेशन शो करते हैं। प्योरली 100% नहीं, इसीलिए आप इक्विलिब्रियम शो कर सकते हो, लेकिन इनका इक्विलिब्रियम जो है अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम ऐसा शो किया जाता है, इस तरीके से शो किया जाता है। मतलब मोस्टली आयनाइज हो जा रहा है, लेकिन हाँ एकदम 100% नहीं, अप्रोक्सीमेटली 100% हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से, एक जनरल तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, Ha अगर कोई एसिड है, ये इस तरीके से डिसोशिएट कर रहा है H प्लस और A माइनस में। ये A माइनस जो है ये कॉन्जुगेट बेस है और ये वाला कॉन्जुगेट एसिड है। अभी अगर आप यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करो तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर होगा, और वाटर यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा है, वाटर यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा है। एक वीक एसिड के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप ये वीक एसिड का डिसोसिएशन है, और वीक एसिड के डिसोसिएशन में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, KEQ विल बी इक्वल टू H प्लस कंसेंट्रेशन A माइनस कंसेंट्रेशन बाई HA एंड यहाँ पे H2O। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे, H2O को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, H2O को मल्टीप्लाई कर देंगे तो KEQ इंटू H2O का कंसेंट्रेशन, ये एक नया कांस्टेंट दे देगा और इसे हम कहेंगे KA। ये होता है KA। और अगर आप इसके रिवर्स प्रोसेस को देखोगे, यहाँ पे हो क्या रहा है, रिवर्स प्रोसेस जो है ये एसोसिएशन को शो करता है, इसे हम कहते हैं KA, मतलब एसोसिएशन नहीं, इसका नाम होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे हम एसिड का डिसोसिएशन ही तो स्टडी कर रहे हैं। और ये किसके बराबर होगा, चलिए ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये बराबर होता है H प्लस A माइनस बाई HA। इस तरीके से हम लिखते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, KA इज इक्वल टू H प्लस A माइनस बाई HA। अब एक इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव लॉग ऑफ एनीथिंग, नेगेटिव लॉग ऑफ एनीथिंग, मान लीजिए मैं SSB हूं तो नेगेटिव लॉग ऑफ SSB इज इक्वल टू PSSB। मतलब अगर नेगेटिव लॉग ऑफ KA अगर हम लेंगे तो इसको हम लिखेंगे PKA, इसे हम सिंपली लिखेंगे PKA। तो ये जो है लिखने का तरीका होता है, ये लिखने का तरीका होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट्स, और उसके लिए अगर हम PKA वगैरह लिखें तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब देखिए एक बात बहुत जरूरी है, अगर अगर यहां पे KA की बात करें, KA इज अ मेजर ऑफ एसिडिटी। क्यों भाई, क्योंकि Ka जो है आप देख रहे हैं यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के। जितना ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा Ka, उतना ज्यादा एसिडिटी, उतना ज्यादा एसिडिटी, सिंपल, ठीक है। ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब देखिए pKa जब आप फाइंड करते हो, आप नेगेटिव लॉग फाइंड करते हो, नेगेटिव लॉग यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कि जो pKa है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, या फिर आप कह सकते हो इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ठीक है। तो ये जो इनवर्स प्रोपोर्शन वाला जो रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो रिलेशन है, इससे आप क्या कह सकते हो कि pH जितना जितना बढ़ेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता जाएगा एसिडिटी के, एसिडिटी घटेगा। अगर pH नहीं, अगर हम बात करें pKa की, ठीक है, pKa की, pKa विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। एसिडिटी जो है यहां पे जितना बढ़ेगा Ka उतना बढ़ेगा और pKa उतना ही घटेगा, Ka जितना बढ़ेगा pKa उतना ही घटेगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम क्या कह सकते हैं, pH और pKa रिलेटेड है,
पीएच और पीके रिलेटेड है और किसी भी एसिड के लिए, अगर हम किसी भी एसिड की बात करें, अब ऐसा हो सकता है कि कोई मोनोप्रोटिक एसिड हो। मोनोप्रोटिक एसिड मतलब CH3COOH, ये एक ही बार आयनाइज हो सकता है, एक ही बार आयनाइज हो सकता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। यहां पे आपको पता चल रहा है कि ये जो है कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये हमारा एसिड है, और यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि वाटर प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, बहुत ज्यादा उसका कंसेंट्रेशन होता है, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम है ना, तो इसीलिए वाटर बहुत ज्यादा है, सब कुछ तो वाटर ही में हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस तरीके का एक इक्विलिब्रियम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा पहला, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, pKa1। pKa1 मतलब क्या, पहले H प्लस का आयनाइजेशन। ये तो हो गया मोनोप्रोटिक एसिड का केस। अब देयर कैन बी एग्जांपल ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कोई पॉलीप्रोटिक हो। पॉलीप्रोटिक एसिड्स मतलब वहां पे एक से ज्यादा H प्लस है आयनाइज होने के लिए। जैसे हम बात कर सकते हैं यहां पे H2CO3 के बारे में। H2CO3 या कार्बोनिक एसिड, सबसे पहले क्या है, ये डिसोशिएट करेगा HCO3 माइनस और H प्लस में। फिर क्या होगा, ये जो HCO3 माइनस है ये आयनाइज कर जाएगा H प्लस और CO3 माइनस में। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पे क्या होगा, यहां पे एक pKa1 होगा और एक pKa2 होगा। ऐसा ही आपको अमाइनो एसिड्स के टाइट्रेशन में भी मैं आपको बताऊंगा, यही सेम चीज। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन आई होप आपने स्कूल्स में कॉलेज में किया होगा। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, हम ब्यूरेट लेते हैं, पिपेट लेते हैं, यहाँ पे हम मेजर करना चाहते हैं कि कितना इक्विवेलेंट जो है आपका बेस कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसी चीज को हम टाइट्रेशन में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर मैं इसके लिए एक जनरल ग्राफ प्लॉट करूं, इस तरीके से टाइट्रेशन में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं, इधर हम मेजर करते हैं जनरली पीएच को, और यहां पे हम क्या करते हैं, OH माइनस आयंस को ऐड करते हैं। तो आप यहां पे OH माइनस के कितने कितने आयंस है उसको आप मेजर करते हो, कितना आप कंसेंट्रेशन यहाँ पे उधर डाल रहे हो, अब बढ़ाते जा रहे हो ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका परसेंटेज टाइट्रेशन को डिनोट करता है, और इस तरीके का एक पूरा का पूरा ग्राफ बनता है। मान लीजिए यहाँ पे 0% टाइट्रेशन हुआ है, यहाँ पे लगभग आपका 50% टाइट्रेशन हो गया, और यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका 100% टाइट्रेशन हो गया। ये आपका एक्सटेंट ऑफ टाइट्रेशन को दिखाता है, एक्सटेंट ऑफ टाइट्रेशन या फिर परसेंट ऑफ टाइट्रेशन। तो यहां पे इस तरीके से हम टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं, इस तरीके से टाइट्रेशन कर्व बनता है। तो अगर हम CH3COOH की बात करें, सबसे पहले शुरुआत हमने किससे किया था, CH3COOH से। यहां पे CH3COH आयनाइज हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। यहाँ पे आप OH माइनस आयन ऐड कर रहे हो, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीएच जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ CH3COOH था। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आता है जब CH3COOH बराबर हो जाता है CH3COO माइनस के कंसेंट्रेशन के। और फिर क्या है, यहां पे धीरे 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 बढ़ते 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 पीएच जो है एकदम यहां पे बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। और यहां पे इस तरीके से यहां पे सिर्फ और सिर्फ CH3COO माइनस एग्जिस्ट करेगा। मतलब स्पीशीज कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं आपको दिख रहा है, ये CH3, ये जो है आपका एसिड है। जनरली हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ये HA लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं HA। ये जो है आपका HA मतलब एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो है, HA और A माइनस का कंसेंट्रेशन बराबर हो गया है। और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ ये डोमिनेंट है, कॉन्जुगेट बेस डोमिनेंट। इस रेंज में अगर आप ध्यान से देखें, इस रेंज में एक जादुई चीज होती है जिसे हम कहते हैं बफरिंग। इस पूरे रेंज में, इस रेंज में होती है बफरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बफरिंग रीजन है, और बफर के बारे में हम अभी बात करेंगे। बफर यहां पे क्या होता है, जब कभी भी अगर आप यहां पे पीएच में चेंजेस करते हो तो वो कहीं ना कहीं इस चेंज को न्यूट्रलाइज कर लेता है, इस चेंज को होने नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से बफर बेसिकली काम करते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं पीएच में चेंज को। बफर्स जो है दे रेजिस्ट चेंज इन पीएच, पीएच चेंजेस आर रेजिस्टेड, होने नहीं देता चेंज। इस तरीके से बफर्स
काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ये एक पर्टिकुलर मोनोप्रोटिक एसिड का टाइट्रेशन कर्व है। अगर हम इस तरीके से एक से ज्यादा ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे एक यहाँ आएगा इस तरीके से। ये जो है ऑब्वियसली यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि भाई पीएच जो है पीके के बराबर हो चुका है। यहाँ पीएच पीके के बराबर हो चुका है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे हम कहते हैं पीएच पीके के बराबर हो चुका है। और इस तरीके से आप टाइट्रेशन कर्व लिख सकते हो। अगर आपके पास एक आयनाइजेबल ग्रुप है, ये हो गया पीके 1, इसके बाद आपका फिर से एक आयनाइजेशन हो रहा है इस तरीके से, ये हो गया पीके 2, ऐसे करके हम अलग अलग आयनाइजेशन लिखते हैं। और अमाइनो एसिड्स के केस में जहां पे एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं जो कि आयनाइज हो सकते हैं, इस तरीके से डीप्रोटोनेट हो सकते हैं, मतलब अपना प्रोटॉन लूज कर सकते हैं, तो उनके लिए भी आप ऐसे ही बना पाओगे कर्व्स। इस तरीके से अमाइनो एसिड का भी टाइट्रेशन कर्व होता है। आई होप अब आपको ये चीजें बड़े ही आसानी से समझ आ जाएंगी। तो हम पीएच और पीके के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम जनरली यहां पे बफर्स के लिए देखते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीके के बारे में। तो पीएच एंड पीके के बीच में क्या रिलेशन होता है इसे देखते हैं। पीएच जो है ये आपको बताता है ऑब्वियसली नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस के कंसेंट्रेशन के बारे में। चलिए जल्दी से हम देखें यहाँ पे HA का डिसोसिएशन। HA जो है ये डिसोशिएट कर रहा है H प्लस प्लस A माइनस में। A माइनस जो है ये आपका कॉन्जुगेट बेस है। अगर अब आप ध्यान से देखें तो ऐसा तो हो ही सकता है कि कोई काउंटर आयन प्रेजेंट हो Na प्लस A माइनस के साथ। जैसे अगर आपका ये CH3COO माइनस है तो इसके साथ साथ Na प्लस तो प्रेजेंट हो ही सकता है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं सॉल्ट है, और सॉल्ट ही एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस देता है, क्योंकि जनरली नेगेटिव आयंस जो है वैसे ही प्रेजेंट नहीं रहते, उसके साथ साथ काउंटर आयंस आ जाते हैं। तो एक्चुअली अगर कभी भी सॉल्ट कंसेंट्रेशन दिया जाए, ये एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस को ही डिनोट करता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसके लिए हम Ka लिख सकते हैं। Ka क्या होगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंटू A माइनस आयन कंसेंट्रेशन बाई HA। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, यहां पे थोड़ा सा हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें यहां पे खेलना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहां पे एक चीज समझिए, हम इसको यहां पे दोनों तरफ हम नेगेटिव लॉग ले ले रहे हैं। टेक नेगेटिव लॉग बोथ साइड्स। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन दोनों को ऐसे करके क्लब कर दीजिए, इसको एक क्वांटिटी की तरह मानिए, मतलब A माइनस बाई HA, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं। ये A माइनस जो है आपको पता है ये सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है या फिर कॉन्जुगेट बेस का कंसेंट्रेशन है। ये जो है एसिड का कंसेंट्रेशन, राइट। ये सॉल्ट कंसेंट्रेशन को डिनोट करता है, ये एसिड कंसेंट्रेशन को डिनोट करता है। हमें क्या करना है, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेना है। हमें दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेना है, और नेगेटिव लॉग लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हम देखेंगे एक मजेदार चीज होते हुए। नेगेटिव लॉग ऑफ Ka विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ दिस होल थिंग, ये पूरे चीज का H प्लस इंटू यहां पे A माइनस बाई HA। अब देखिए जनरली क्या होता है, जब भी log mn होता है, इसे आप क्या लिख सकते हो, log m प्लस n। अगर नेगेटिव लॉग ऑफ mn रहे तो आप कैसे लिख सकते हो, नेगेटिव लॉग ऑफ m माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ n। यही तो है सिंपल सा फंडा लॉग का, ठीक है। यही हम करेंगे यहां पे। नेगेटिव लॉग ऑफ Ka विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ A माइनस बाई HA। इस तरीके से हम लिखेंगे, और इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं। ये नेगेटिव लॉग ऑफ Ka कुछ नहीं बल्कि आपका pKa है। ये नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कुछ नहीं बल्कि आपका pH है। और यहां से आपको रिलेशन मिलना शुरू हो गया। इस तरीके से आप रिलेशन निकाल के क्या कह सकते हो कि pKa इज इक्वल टू pH माइनस लॉग ऑफ, सिंपली अगर आप यहां पे सॉल्ट लिख दो या फिर कॉन्जुगेट बेस लिख दो और यहां पे एसिड लिख दो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आप क्या कह सकते हो, इसे रीअरेंज करके फाइनली आप कह सकते हो pH इज इक्वल टू pKa प्लस
सॉरी, इसे आप कह सकते हो प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन बाई एसिड कंसेंट्रेशन। अगर कोई बेस रहा तो बेस के लिए भी इसी तरीके से एक्सप्रेशन होगा और उसके लिए बस एसिड के जगह पे बेस आ जाएगा। ओवरऑल जब हम इस तरीके से बफर्स की बात करें यहां पे क्या होता है, इसे ही हम कहते हैं, इस इक्वेशन को, इस फेमस इक्वेशन को हम कहते हैं, इस रिलेशन को हम कहते हैं, ये पीएच और पीके को रिलेट करता है, इसे हम कहते हैं हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। इस फेमस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। ये पीएच पीके और सॉल्ट एसिड कंसेंट्रेशन को रिलेट करता है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको पीएच दिया हुआ है, पीके दिया हुआ है और आपसे सॉल्ट एसिड कंसेंट्रेशन का रेशियो पूछा है तो आप क्या करोगे, एंटीलॉग ले लोगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि जब कभी भी यहां पे इनका कंसेंट्रेशन अगर बराबर हो गया, अगर सॉल्ट कंसेंट्रेशन बराबर हो जाता है एसिड कंसेंट्रेशन के, तो ये जो चीज है ये log 1 बन जाएगा और log 1 का वैल्यू होता है 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है उस केस में कैंसिल आउट हो जाएगा और उस समय पीएच पीके के बराबर हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। आप ये कह सकते हो कि जब पीके, अगर पीएच इज इक्वल टू पीके हो चुका है तो आप कह सकते हो कि लॉग सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो जो है यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर log समथिंग इज इक्वल टू 0 तो यानी उस कंसेंट्रेशन का रेशियो का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी आप कहोगे कि भाई ये वो समय है जब H प्लस और A माइनस दोनों बराबर आ चुके हैं, दोनों यहाँ H प्लस नहीं HA कॉन्जुगेट बेस और एसिड जो है ये बराबर कंसेंट्रेशन के हो चुके हैं और यहाँ पे 50% डिसोसिएशन वाला केस है। ये 50% डिसोसिएशन वाला केस है और ये हमने टाइट्रेशन कर्व में देख ही लिया कि टाइट्रेशन कर्व में ये किस जगह पे लाई करता है। टाइट्रेशन कर्व में ये वो पॉइंट होता है, ये वाला वो पॉइंट होता है जब पीएच पीके के बराबर होता है, यानी दोनों स्पीशीज इक्वल होते हैं। हाफ वे डिसोसिएशन होता है ये हाफ वे डिसोसिएशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बफर के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो बफर इस तरीके से होता है, ये होता है आपका ओवरऑल बफर का कॉन्सेप्ट। बफर ऐसा कुछ, एनीथिंग दैट रेजिस्ट्स चेंज इन पीएच। मान लीजिए आप अपने सिस्टम में बहुत सारा एसिड डाल रहे हो या फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे OH माइनस आयंस का कंसेंट्रेशन बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच, उसको रेजिस्ट करने का काम करता है बफर, उसको रेजिस्ट करने का काम करता है बफर। ठीक है, तो बफर के भी टाइप्स होते हैं। अगर हम बफर के टाइप्स की बात करें तो देयर कैन बी एसिडिक बफर्स, एसिडिक बफर्स हो सकते हैं, बेसिक बफर्स हो सकते हैं। ठीक है, जनरली जो हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं वहां पे हम बफर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई यहाँ पे एसिडिक बफर कैसे बनते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे एसिडिक बफर के केस में वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस। ये आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि अगर CH3COOH है तो CH3COO माइनस, उसके साथ अगर उसका आप सॉल्ट उसका ऐड कर रहे हो तो वो हो गया इसका एक एग्जांपल एसिडिक बफर का। उसी तरीके से अगर हमारे पास वीक बेस है और उसके साथ साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड है, उसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बेसिक बफर। इस तरीके से एसिडिक बफर्स होते हैं, बेसिक बफर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं एसिडिक बफर्स की। एसिडिक बफर में आपका बाइकार्बोनेट बफर होता है, एसिटिक एसिड एसिटेट का बफर होता है। फिर हम बात कर सकते हैं फॉस्फेट बफर की। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ऐसे वीक एसिड्स हैं जो कि डिसोशिएट करते हैं और उनके डिसोसिएशन पे ही जिस तरीके से हमने टाइट्रेशन कर्व देखा उसी तरीके से बफरिंग एक्शन होता है वहां पे। मेनली अगर हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखें किस तरीके से बफर्स काम करते हैं, जैसे हम CH3COOH और CH3COO माइनस Na प्लस, इस तरीके से हम देखें, ये जो है ये वीक एसिड है,
एसिटिक एसिड, और ये जो है उसका कॉन्जुगेट बेस है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ पे होता क्या है, इसका सॉल्ट है या फिर कॉन्जुगेट बेस है, आप कैसे भी कह सकते हो। यहाँ पे इनका कंसेंट्रेशन जो है ये आसपास का होना चाहिए, और यहाँ पे होता क्या है समझिए। इसको आप क्यों डाल रहे हो, ये जो CH3COO माइनस है, ये CH3CO माइनस Na प्लस जो है ये सॉल्ट एक्चुअली ये आयनाइज कर जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे CH3COO माइनस प्लस Na प्लस ऐसे दे देगा। और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम तो है ही, जो एसिड का इक्विलिब्रियम है वो तो है ही, ठीक है। CH3COH ये डिसोशिएट कर रहा है CH3CO माइनस प्लस H प्लस में। अब आप देखोगे क्योंकि आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ला रहे हो, यहाँ पे CH3CO माइनस का यहाँ पे कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया, ये ऑलमोस्ट काफी हाई डिसोसिएशन शो करता है, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी अगर हम यहाँ पे H प्लस आयन्स ऐड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने केस 1 में हमने क्या किया, H प्लस आयन ऐड किया, तो ये H प्लस आयन ऐड करने पे क्या होता है, ये जो CH3CO माइनस है ये इसके साथ कंबाइन कर लेगा, ये H प्लस के साथ कंबाइन कर लेगा और इधर इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे ये ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, CH3CO माइनस क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है, तो ये जो है H प्लस आयंस को खत्म कर देगा, ये H प्लस आयंस को खत्म कर देगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे OH माइनस ऐड किया जाए, यहाँ पे अगर OH माइनस ऐड कर दिया जाए, अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस मान लीजिए आपने ऐड कर दिया, ये जो है आपने एसिड ऐड किया, यहाँ पे आपने बेस ऐड किया, दोनों ही केस में जो है इसके इफेक्ट को नलिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस आयंस जो होंगे वो H प्लस के साथ कंबाइन कर जाएंगे, H प्लस के साथ कंबाइन करके यहाँ पे वाटर बना लेंगे, और इसके वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ शिफ्ट इस तरीके से ये इंड्यूस करते हैं, कॉमन आयंस को यूज किया जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट को, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट को यूज किया जाता है। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ बफर एक्शन, ये जो है इस तरीके से बफर एक्शन होता है। और बफर्स के केस में मैंने पहले ही बताया, इनको अगर इक्वेट करता हुआ, बफर्स को इक्वेट करता हुआ यहाँ पे कोई इक्वेशन होता है उनके पीएच और पीके को, और आपने उसका टाइट्रेशन कर्व भी देखा, तो इस ये जो है हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन इसे डिनोट करता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप आपको ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, वाटर का, वाटर के पूरे केमिस्ट्री का, उसके साथ साथ पीएच का, बफर का। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, अगर आपको थ्रू आउट ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक के साथ अपना ये फीडबैक हमें दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या अच्छा लगा आपको इस लेक्चर के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करें बिकॉज ये फ्री सीरीज है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।